हैं, जब बड़ा भाई कमाने निकला तो पूरे घर को संभाला, पूरे घर की जिम्मेदारी उठाया, और जब छोटे भाई का नंबर आया तो बड़ा भाई गद्दार कहलाया। दोस्तों 2008 से लेकर के 2019 तक घर का हर तरह का खर्चा हमने उठाया है। इसमें मेरे छोटे भाई का शादी है, पापा का काम किया है, घर के खेती के नाम पर जितना भी पैसा लगा, जुताई के लिए, गुड़ाई के लिए, बीज के लिए, खाद के लिए, एक एक पैसा हमने अपने भाइयों को दिया। यहाँ तक बाथरूम बनाया, बाथरूम के नाम पे मेरे भाइयों ने 90,000 रुपया मुझसे लिया। 3 रूम बनवाया तीनों भाइयों के लिए रहने के लिए। पापा एक्सपायर हो गए 2013 में, तो पूरा खर्चा हमने उठाया, क्योंकि छोटे भाइयों के पास कोई इनकम नहीं था, क्योंकि वो लोग अभी बच्चे थे, अभी छोटे थे। 2019 तक तो सब कुछ ठीक ठाक चला। 2019 के बाद जब हमारी नौकरी चली गई, पैसा का कोई स्रोत नहीं था मेरे पास, तो हमारे बीच वाले भाई ने हमारे पत्नी का हाथ पकड़ के बाहर निकाल दिया। और 2019 में ही मेरा छोटा वाला भाई, जिसका नाम है चंद्र प्रकाश, उसको थाईलैंड जाना था। थाईलैंड जाने के लिए पैसा हमने दिया। जो बीच वाला भाई सूर्य प्रकाश है, उसको दुकान करने के लिए पैसा दिया, दुकान करवाया, फिर बाइक खरीद करके दिया अपने पैसे से, उसका शादी किया अपने पैसे से। एक बाप का फ़र्ज होता है, मैंने पूरे ईमानदारी से निभाया। लेकिन जब हमारा जॉब चला गया 2019 के लास्ट में, तो हमारे बीच वाले भाई, जिसका नाम सूर्य प्रकाश शर्मा है, हमारे वाइफ को हाथ पकड़ के घर से बाहर निकाल दिया। उस समय मैं जॉब के तलाश में दिल्ली में था। हमने कुछ बोला नहीं, बस सीमेंट शीट डाल करके और हम लोग रहने लगे। ठीक है, घर से बाहर सीमेंट शीट डाल करके रहने लगे। उसके बाद 2019 से लेकर के 2026 आ गया। आपस में कोई बोलचाल नहीं है, ना भाइयों के बीच में है, ना औरतों के बीच में। तो हमने अपने छोटे वाले बीच वाले भाई से कहा कि जब बोलचाल है ही नहीं, तो खेत दे दो, खेत वही जोतता बोता है, खेत दे दो हमको भी जोतने बोने के लिए। घर पे है लोग, वो लोग जोतेंगे बोएंगे, ये भी जाएंगे खेत में। तो एक बार कोशिश किया, मुझे लगा कि ये मना करेगा। फिर अपने बहन से कोशिश कराया, वहाँ से भी कोई रिस्पांस नहीं आया। फिर अपने रिश्तेदार से, मामा से, हर सबसे बोला, किसी ने मदद नहीं किया। और सच कहें तो कैसे हेल्प नहीं मिला। फिर प्रधान को बोला, तो प्रधान तो हमारे घर पे आए, और घर पे आने के बाद उससे बात किए, बीच वाले भाई से, सूर्य प्रकाश से। तो वो बोला कि बुला लीजिए, हिस्सा लग जाएगा। तो उस समय क्या हुआ, जैसे ही उसने कब बुलाया था, 23 तारीख को, 23/4/2026 को हमें बुलाया घर पे। और उस दिन सैटरडे था। संडे को प्रधान आए 25 तारीख को, और फिर उसको बुलाया। एक तो घर में से निकल नहीं रहा था, जब आया तो सीधे लड़ने लगा, और लड़ाई में बोल रहा है कि हम तुझे 1 इंची ज़मीन नहीं देंगे। भीख तो मांग नहीं रहा हूँ, ज़मीन हमारे नाम से, तो 1 इंची ज़मीन नहीं देंगे। फिर उसके बाद से प्रधान के सामने ही हमें मारने की धमकी दिया, गंदी गंदी गालियाँ दिया। और हमने पूछा कि भैया ऐसे इस तरह से क्यों बोल रहे हो, हमसे कौन सी गलती हो गई है, तुम्हें इतना नफरत क्यों है। तो बोल रहा है बस वैसे ही, मेरा मन तुझे मैं देखना ही नहीं चाहता, जिसकी सारी रिकॉर्डिंग है। बोल रहा है कि मैं तुझे यहाँ से हटा दूँगा, तुझे रहने नहीं दूँगा। तो अब मैं लड़ूँगा तो नहीं, क्योंकि मैं जॉब करने वाला हूँ। अगर जो मान लीजिए मैं लड़ ही जाता हूँ, तो ऐसा नहीं कि वो जीत जाएगा। अगर मैं लड़ ही जाता हूँ तो घाव लगेगा एक दूसरे को। मैं ऑफिस में क्या मुंह दिखाऊंगा, क्या बोलूँगा कि मैं अपने भाई से लड़ के आया हूँ। इसलिए मैं लड़ाई झगड़े के चक्कर में नहीं पड़ा। जा कर के थी एसपी कार्यालय देवरिया में कंप्लेंट शिकायत कर दिया। तो वहाँ से गौरी बाज़ार से पुलिस वाला आया घर पे, और दोनों लोगों को, मैं तो था नहीं, मेरी वाइफ को और मेरे वो बीच वाले सूर्य प्रकाश को बुलाया थाने पर, और लिखवा लिया कि आपस में लड़ाई नहीं करोगे। अब
अब बताओ, तूने कारण खत्म ही नहीं किया पुलिस महोदय, तो लड़ाई नहीं होगा? तुम्हारे कहने से लड़ाई नहीं होगा? हमारा भाई हमारा ज़मीन दबोच के बैठा हुआ है और तुम सिर्फ कागज़ पे लिखवा लेते हो कि अब आज के बाद लड़ाई नहीं करोगे, तो इसका मतलब हम ज़मीन नहीं मांगे? देखिए, ये तो पुलिस का मसला हो गया। फिर हमने क्या किया, जन सुनवाई पोर्टल के ज़रिए शिकायत कर दिया एसडीएम कार्यालय में रुद्रपुर में। वहाँ से जब शिकायत नेकपाल के पास गया, नेकपाल सीधे घर पे पहुँच गया। हालांकि उस शिकायत लेटर में साफ साफ लिखा हूँ कि मैं घर पे नहीं रहता, नोएडा में रहता हूँ, तो इसलिए कभी भी अगर जो मतलब भाई हमारे घर पे आ रहे हो तो हमें सूचित तो करो, एक दिन पहले सूचित कर दो, मैं भी आ जाता हूँ। ये दोनों नेकपाल और कानगो साथ में था, दोनों मिल करके धमकी देने लगे कि तुम नोएडा में बैठे हो, कंप्लेन कर दिए, ये कर दिए, वो कर दिया। अरे तेरे को कम से कम कागज़ तो पढ़ना चाहिए था, तू कागज़ में नहीं देख रहा है कि उसमें क्या लिखा हुआ है? ये जो कागज़ तुझे मिला तुझे समझ में नहीं आ रहा है कि वो बंदा कहाँ पे है? उसके साथ कोई कानगो था, वो बोल रहा है कि मैं तुम्हें ऐसे फंसाऊंगा कि तुम जॉब नहीं कर पाओगे, घर से बाहर नहीं जा पाओगे। अरे पुलिस सरकारी कर्मचारी महोदय, अति हमेशा नुकसानदायक होती है। इतना भी अति ना करो कि तुम्हारे लिए धरना प्रदर्शन चालू हो जाए। उसके बाद से फिर तकरीबन 10 तारीख को हमारे पास फ़ोन आया, 10 तारीख को नहीं, 8-9 तारीख को गौरी बाज़ार थाने से फ़ोन आया। तो हमने बोला कि भैया देखो, एक बार बुला लो मेरे बीच वाले भाई को, हो सकता है आपके सामने बताए कि वो क्यों हमारा ज़मीन नहीं देना चाह रहा है। एक्चुअली छोटा वाला भाई है ना, जो सबसे छोटा चंद्र प्रकाश है, वो थाईलैंड में है। जो जब गया था तो उसको भी हमने $500 दिए थे 2018 के लास्ट में। तो वो कह रहा है पैसा हर जगह चलता है, वो भी नहीं बता रहा है कि वो हमसे नफ़रत क्यों करता है, वो भी हमारे खिलाफ़ काम कर रहा है। पैसा हर जगह चलता है, पता नहीं भाई, हो सकता है थाने में भी पैसा चल गया हो। थानेदार बुलाया हमें, 13 तारीख को हमने डेट दिया कि भैया 13 तारीख को आ रहा हूँ थाने पे, उसको बुला लीजिए, यहीं पर फैसला हो जाएगा। बाहर ही बाहर हम गौरी बाज़ार थाने पहुँच गए। गौरी बाज़ार थाने पहुंचा तो पुलिस भी गायब जिसने बुलाया था, और मेरे भाई को उसने बुलाया ही नहीं था। फ़ोन पे बात हुआ पुलिस वाले से, वो बोल रहे आपका भाई आज नहीं आया है और मैं भी थाने पे नहीं हूँ। तो साथ पैसा चल गया यहाँ पे, इसका मतलब यही है ना। मेरा छोटा वाला भाई कहता था कि पैसा हर जगह चलता, हो सकता है चल गया हो, चलो कोई बात नहीं। तो सौभाग्यवश उसी दिन थाना दिवस था, जिसमें एसडीएम भी आए थे, नेकपाल भी आया था और एसपी साहब भी आए थे देवरिया से। हमने जो शिकायत पत्र लिखा था वो तो पुलिस गौरी बाज़ार थाने के लिए लिखा था। उसके बाद से एसपी साहब मिल गए तो हमने वो कागज़ एसपी साहब को दे दिया। एसपी साहब देखे, हमारा हालचाल पूछे। वो मैं वर्दी में था, अपने ऑफिस के ड्रेस में था। पूछे कहाँ जॉब करते हो, क्या करते हो, सब पूछने लगे। हमने बोला नोएडा में जॉब करता हूँ, ऐसी ऐसी बात है। तो उनको तो पता ही है कि भाई भाई में एक केस थोड़ी नहीं, हज़ारों केस है जो उनके सामने डेली आता होगा। फिर उसके बाद से बोले कि नेकपाल से मिल लो एक बार। नेकपाल को जब ढूंढते हुए गया तो नेकपाल को मैं पहचानता नहीं था, लेकिन वो लेटर के माध्यम से वो हमको जानता था अच्छी तरह से। और उसको मिर्ची लगी थी बुरे तरीके वाली। बुरे तरीके वाली क्या भाई, हम तो जन सुनवाई पोर्टल से डाले थे, वो तुम्हारे पास गया और तुम्हें मिर्ची लग गई तो हम क्या करें। उसने भी बोला कि अब बाद में पुलाइट बात करने की कोशिश किया। बोला कि एक काम करिए कि अब कोर्ट के माध्यम से जाइए और कोर्ट ये बंटवारा 3 महीने में हो जाता है। हमने भी क्या किया, उसी समय रुद्रपुर के वकील से बात किया। वकील ने बोला 2-3 हज़ार रुपया खर्चा होगा और इसी में सब कुछ हो जाएगा। बाद में आपको केवल फीस देना पड़ेगा, जब भी तारीख पड़ेगा फीस देना पड़ेगा। तो मैं तत्काल गया, उस सैटरडे को वकील से मिला और
फिर संडे को उसको पैसा दे दिया, सारा कागज़ कंप्लीट कर दिया। वकील से बोला था कि वकील 2-3 हज़ार बोला था, हमने बोला चलो इसको 3 हज़ार दे दें, ईमानदारी से काम तो कर देगा। 3 हज़ार रुपया दे दिया। उसके बाद से बोला कि एक भी पैसा नहीं लगेगा, केवल आपको फीस देना है जब तारीख पड़ेगी तो। भाई साहब ये वकील और देश का डॉक्टर सेम टू सेम है भाई। आपने देखा होगा कि कई भी फिल्मों में दिखाया जाता है कि मुर्दे का भी ये लोग इलाज करते हैं। उसी तरह से उस वकील ने क्या किया, जो सामने बात किया वो अलग था और जो उसने कार्य किया वो अलग था। जो मैटर हमने लिख करके दिया था वकील को, उसने सब कुछ अलग कर दिया, अपने तरफ से वो मैटर बना करके डाला। हमने चलो उसमें ये लिखा हुआ था कि खेत का बंटवारा हो जाए। उसके बाद से संडे को ये बात हुई कि मंडे को मैं आऊँगा। मंडे को एक दिन का हमने छुट्टी लिया था ऑफिस से। मंडे को आऊँगा, मैं केवल सिग्नेचर करूँगा, ज़्यादा देर तक मैं आपके पास नहीं रुक पाऊँगा। उसके बाद जब मैं वहाँ पहुँचा तो बोल रहा है खसरा लेके आओ। अब खसरा के लिए मैं भागने लगा। फिर नेकपाल के पास फ़ोन किया, नेकपाल आया तकरीबन 1 से 2 बजे के बीच में। जब गया खसरा बनवाने के लिए तो वहाँ भी 100 रुपया देना पड़ा। नेकपाल ने भी 100 रुपया लिया, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, जब इसके पास पूरा कागज़ वगज़ कंप्लीट करके दिया, फ़ोटो कापी करवाया था 3 सेट या 4 सेट साथ था, मुझे याद नहीं है। एक सेट हमको दे दिया, बाकी अपने पास रख लिया। फिर बोला स्कैन करने के नाम पे 600 रुपया ले लिया और फिर 120 रुपया यानी 770 रुपया उसी दिन और ले लिया वकील ने, ठीक है। तो उसके बाद से बोला कि 10 तारीख को डेट दिया हमें, तो मैं तो था नहीं, मैंने अपने लड़के को भेजा 10/6/2026, इसी महीने में 10/6 को 2026 को उसने डेट दिया। जब मेरा लड़का पहुंचा 10 तारीख को तो फिर उस दिन भी काम नहीं हुआ। फिर 11 तारीख को बुलाया, 11 तारीख को पहुंचा तो उस दिन भी काम नहीं हुआ। फिर 12 तारीख को बुलाया, फिर 12 तारीख को पहुंचा तो उस दिन भी काम नहीं हुआ। एक नया डेट मिल गया, एक नया डेट मिल गया, ठीक है। चलो कोई बात नहीं, डेट मिला है 30 तारीख का। आगे देखते हैं क्या होता है। लेकिन मेरे कहने का मतलब ये है, मेन मुद्दे वाली बात अब हम करते हैं और इसके खिलाफ मुझे लड़ना है, कोर्ट से नहीं पूरे सरकार से लड़ना है और उसमें आप लोगों को भी मदद करना पड़ेगा, नहीं तो